देखिए, ये प्रश्न जो पूछा है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कुछ महीनों के पीछे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं इनको सीट मिलना चाहिए। सीट के ऊपर जो ये कैप नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इसको हम रियलाइज़ करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार सर। हम उनसे बातचीत करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे क्या क्या बदलाव हुए हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। केंद्र सरकार जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेके आई है उस पर अभी धर्मेंद्र प्रधान जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। सर, इसमें क्या खास है जो युवाओं के लिए बेहतर साबित हो सकता है? देखिए, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। ये दिशा में हम NEP को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एक कैसा होगा, एक तो अफोर्डेबिलिटी के बारे में आप बात करें तो हमारा शिक्षा ने भारतीय भाषा में कैसा हम दे सकते हैं इसके बारे में हम काम कर रहे हैं। और दूसरा, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड से आएगा, सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आएगा, जिनको शहर में आके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मुश्किल होगा, इन लोगों को इनका घर तक हम हाई क्वालिटी एजुकेशन को कैसा पहुँचेंगे इसके बारे में हम डिजिटल यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिश करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर, सरकार ये कह रही है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस नई शिक्षा नीति से तो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि क्या ये अगर रोजगार नहीं देंगे, नौकरियां कम हो जाएंगी, तो हर युवा कैसे अपना कारोबार शुरू कर सकता है? क्या सरकार पैसा देगी, उसके लिए मदद करेगी? देखिए, हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, इनोवेशन के बारे में भी बहुत लिखा हुआ है। इसको भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज आप देखें तो हमारा देश पूरा दुनिया में 3rd प्लेस में है एंटरप्रेन्योरशिप में, और बहुत यूनिकॉर्न बड़ी बड़ी नई कंपनीज युवा लोग जो शुरू कर रहे हैं वो भी हमारा देश में शुरू हो रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? स्टूडेंट्स ने नौकरी के लिए नहीं जाएगा, नौकरी को निर्माण करने के लिए इनको शक्ति मिलेगा। जो गरीब तबके के स्टूडेंट हैं, जैसे कि पूर्वांचल हुआ, बिहार हुआ, या बंगाल या उड़ीसा, तो जहाँ पैसा नहीं है वो स्टूडेंट, फिर उनको तो रिस्क हो जाएगा। कैसे पैसा लेके कैसे अपना कारोबार शुरू करेंगे? इसके लिए क्या नीति है? देखिए, पहले तो इनको बेसिक एजुकेशन, बेसिक स्किल्स भी इनको आना चाहिए। इसलिए बहुत विभिन्न स्किल प्रोग्राम्स भी हम शुरू कर रहे हैं। सभी लोग PhD नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने एक डिग्री करके, डिप्लोमा करके एक जॉब लेना चाहते हैं। सभी लोग इंजीनियर्स नहीं बनना चाहते हैं। इसीलिए जो जॉब पोटेंशियल है वो डिसिप्लिन्स में भी हम बहुत स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स को हम शुरू कर रहे हैं। और जो बच्चों ने 1 साल पढ़ने के बाद इनको थोड़ा मुश्किल है घर में, नहीं तो फाइनेंशियली थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ है, वो छोड़ के 1 साल 2 साल के बाद फिर वापस आके वो प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी सुविधा पहले नहीं थे। अभी हम ये पूरा सुविधा को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सो दैट जो बच्चों ने रूरल एरियाज़ में हो, गरीब परिवार से हो, इनको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा सर, ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ साथ जैसे BA BSc BCom हुआ, MA MSc LLB MA हुआ, तो उसके साथ ये नई शिक्षा नीति में ये है कि BSc का बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है, या IIT के बच्चे सोशियोलॉजी या हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसका क्या थीम है, इसका क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, इसमें 2 विषय है। एक तो जो इंजीनियर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इनको हमारा सोसाइटी का समस्या क्या है ये भी पता होना चाहिए। इसलिए हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा है कि सभी लोग दूसरा सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है। और सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, सोशल साइंसेस स्टूडेंट्स को जो टेक्नोलॉजी फील्ड में एडवांसेस हो रहे हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द डे। आज के समय में मतलब ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ साथ स्किल से जो स्किल वाले कोर्स भी ज़रूरी हैं आपके? हाँ, मान लीजिए आप BA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, नहीं तो BA हिस्ट्री कर रहे हैं, आपको अब सुविधा मिलेगा। आप डायरेक्टली BSc डेटा साइंस कर सकते हैं, नहीं तो BSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं। ऐसा है, 100 years ago
हम एक कल्पना नहीं कर पाया कि आज कैसी जॉब्स होंगे। नाउ बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ एवॉल्विंग सो फास्ट, 10 साल के बाद कैसी नौकरी होगा हमको पता नहीं। उसीलिए आप सुपर स्पेशलिस्ट बने तो आपको जॉब एम्प्लॉयबिलिटी का चांसेस कम हो जाएगा। उसलिए हम कह रहे हैं आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेना चाहते हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा बहुत सब्जेक्ट्स में आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट है, इसको करने के लिए हम सुविधा कर। सर, तो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्या इंडिया में आने वाले समय में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? नौकरियों के लिए जो मारामारी हो रही है सरकारी नौकरी के लिए, क्या वो मारामारी कम होगी और रोजगार सभी को उपलब्ध होंगे? देखिए, रोजगार में 2-3 तरीका होता है। एक है गवर्नमेंट जॉब्स होता है, वो तो लिमिटेड है, और दूसरा है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब होता है, और तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सभी को जॉब करने का क्या ज़रूरत है? मेरा पास स्किल्स है तो मैं प्रोफेशनल बन गए तो मैं खुद कर सकता हूँ कुछ काम, और अपने आप मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता हूँ। इसलिए NEP में ये फोकस है कि वी हैव टू हैव जॉब क्रिएटर्स। ऐसा नहीं कि सब लोग जॉब के पीछे पड़ेंगे। सर, हमारा आखिरी सवाल है, सरकार जो है इंडिया में निजी विश्वविद्यालयों को भी बढ़ावा दे रही है, उनके प्रोन्नति के लिए कार्य कर रही है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है कि निजी विश्वविद्यालयों में जैसे इधर के जो गरीब तबके के छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, वो एफर्ट नहीं कर पाते, उसकी फ़ीस इतनी हैवी होती है। कई निजी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे उसमें PhD करना हुआ, LLB करना हुआ, तो वो इतनी महंगी फ़ीस होती है कि नहीं कर पाते। MBBS की पढ़ाई है, उसके लिए क्या नीति है कि वो पढ़ सकें, बेहतर एजुकेशन ले सकें, उनको विदेश न जाना पड़े? देखिए, ये प्रश्न जो पूछा है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कुछ महीनों के पीछे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं इनको सीट मिलना चाहिए, सीट के ऊपर जो ये कैप नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इसको हम रियलाइज़ करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कैसा करेंगे इसको? आप एक यूनिवर्सिटी को स्थापित करना है तो कितना साल लगेगा, कितना पैसा होना चाहिए इसको, और हम उतना साल वेट नहीं कर सकते हैं। हमारा पास मिलियंस ऑफ यूथ हैं, इनको इमीडिएटली 1-2 साल में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन इनको प्रोवाइड करने के लिए हम ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जो IITs, यूनिवर्सिटीज़ जो एस्टैब्लिश होगा, इसके पेस पे वो होगा, वो होते रहेगा। लेकिन हमारा ये यूथ का जो डिविडेंड है हमारा कंट्री में, इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसका फ़ायदा लेने के लिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। इसीलिए हमारा पिछले फाइनेंस मिनिस्टर भी बजट में कहा कि हम डिजिटल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करेंगे। मैं ये डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक हब और स्पोक मॉडल है। हब होगा, हमारा सेंट्रल ऑफिस होगा, एक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर रहेगा। स्पोक होगा, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है हमारा देश में, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है पूरा दुनिया में, ये हमारा स्पोक बन जाएगा और इनका अच्छी कोर्सेस हमारा पास मिल जाएगा। स्टूडेंट को सिर्फ डिजिटल यूनिवर्सिटी पोर्टल को आके उधर रजिस्टर करके और डिग्री कर सकते हैं, और इसका फ़ीस भी बहुत कम होगा, लोअर दैन इवन द फिज़िकल यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस। सो जो समस्या आप बता रहे हैं, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स उधर नहीं जा सकते हैं, वो पूरा समस्या को समाधान मिलेगा इससे। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको भी टाइम नहीं है। सर, विश्वविद्यालय में जो आती है नियुक्ति की बात असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें कभी जैसे UGC ये गाइडलाइन दे देती है कि अब नेट की कोई बाध्यता नहीं है, PhD ही ज़रूरी है, फिर आ जाता है कि नहीं उसमें कुछ बदलाव होंगे नेट, तो इसमें सर थोड़ा सा आज हमें साफ कर देंगे क्या आने वाले समय में होगी गाइडलाइन? देखिए, कुछ UGC गाइडलाइंस आया, UGC रूल्स आया, वो NEP 2020 अनाउंस करने के पहले आया। अब NEP 2020 हमारा सामने है, पूरा टीचर रिक्रूटमेंट का, टीचर प्रमोशंस का, ये पूरा हम रीलुक करेंगे, NEP 2020 को हमारा ध्यान में रखें। तो ये हमारा इच्छा है कि
हमारा फैकल्टी मेंबर्स को अच्छी तरफ से रिसर्च करने के लिए, अच्छी तरफ से नया पेडागॉजिकल अप्रोचेस को ट्रेनिंग करने के लिए जो सुविधा होना चाहिए, हम इसको सर, एक गाइडलाइन आई थी कि जो उसमें अनुभवी हैं, जो नेट पीएचडी सुना था मैंने कि नेट पीएचडी जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ अनुभव होना चाहिए तो वो भी विश्वविद्यालय में पढ़ा सकता है, उसमें क्या था सर? देखिए, एक नया प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को हम इंट्रोड्यूस करने के लिए यूजीसी में काम चल रहे हैं। देखिए, कुछ लोग इंडस्ट्री में काम किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, इनको पीएचडी नहीं है, लेकिन बहुत ज्ञान है इनके पास एक्सपीरियंस के वजह से। ऐसे लोगों को भी हम हमारा यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोजीशन में अपॉइंट करने के लिए हम रूल्स बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ज्ञान से मतलब है, बच्चों को टेक्स्ट बुक का ज्ञान नहीं, जो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है वो भी आना चाहिए। उसीलिए ये पोजीशन भी हम क्रिएट करेंगे। मतलब अगर किसी को ज्ञान है, अनुभव है, तो वो भी विश्वविद्यालय में पढ़ा सकता है, अगर पीएचडी नहीं है तब भी। पीएचडी नहीं है तब भी, लेकिन रूल्स आने दीजिए, रूल्स आने के बाद ये प्रक्रिया भी शुरू होंगे। अच्छा सर, CUET का जो आपने कॉन्सेप्ट लेके आया, अब सारी यूनिवर्सिटियों के एडमिशन फॉर्म सेंट्रलाइज हो गए हैं, उसमें कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हो रही है, जैसे बरेली यूनिवर्सिटी हुआ और कुछ, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? एक कॉन्सेप्ट यही है सिर्फ कि पहले अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन होना चाहिए तो आपको कम से कम 99% 100% होना चाहिए आपका बोर्ड मार्क्स में। इससे स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, और 1% आधा % आप मिस हुए थे भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एक प्रॉब्लम है। दूसरा, हर एक यूनिवर्सिटी इनका एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स को देखिए कितना दिक्कत होगा, एक शहर से दूसरा शहर जाना है एंट्रेंस लिखने के लिए, फॉर्म भरने का पैसा, फॉर्म्स भरना है। ये पूरा प्रॉब्लम्स को कम करके स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए हम एक ही सिंगल एग्जामिनेशन को हम शुरू किया, इसको हम कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे DU और BHU के लिए एक ही एग्जाम से हो जाएगा? सभी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक ही एग्ज़ाम होगा, और इसमें और एक भी है कि सिर्फ 12th स्टैंडर्ड सिलेबस होगा इसमें, जैसा JEE में होता है 11th और 12th का होगा, इसमें सिर्फ 12th का होता है। और 12 भारतीय भाषा में भी आप CUET को लिख सकते हैं। आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल होंगी इसमें CUET में? बहुत स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आगे सालों में CUET से एडमिशंस करेगा। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार सर, जिन्होंने हमसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बातें साझा की, आने वाले विजन और प्लान के बारे में बातें साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले समय में अब इंडिया में युवा जो है जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले बनेंगे। इस तरह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है केंद्र सरकार की ओर से। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ उत्तम सवेरा के लिए धन्यवाद।